हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम फिजिक्स में नाभिकीय भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ रेडियो सक्रियता से टॉप 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ के नाभिक से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होने की घटना को क्या कहते हैं। इस घटना को रेडियो एक्टिविटा कहा जाता है। नाभिक से विकिरण उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो एक्टिविटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह पदार्थ जिसके नाभिक से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं। जिस पदार्थ के नाभिक से विकिरण उत्सर्जित होते हैं वह पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं और इस घटना को रेडियो एक्टिविटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी और रेडियोधर्मिता में नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन होता है। इन अल्फा, बीटा और गामा किरण की खोज रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है। रेडियो सक्रियता परमाणु के नाभिक का गुण होता है। नाभिक से इस प्रक्रिया में अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता में कौन भाग लेता है। परमाणु का नाभिक। रेडियो सक्रियता में परमाणु का नाभिक भाग लेता है और जिन पदार्थों में रेडियो सक्रियता की प्रक्रिया होती है उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर है ए, न्यूट्रॉन की संख्या से कम। स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। राइट आंसर है डी, अल्फा, बीटा और गामा किरणों का। रेडियोधर्मी तत्व अपने नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। आठवां प्रश्न, अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की थी। रदरफोर्ड ने। अल्फा, बीटा और गामा किरणों का सबसे पहले पता रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी रेडियोएक्टिव पदार्थ क्षय होने के बाद किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं। सीसा में। सभी रेडियोएक्टिव पदार्थ क्षय होने के बाद सीसा या लेड में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अल्फा, बीटा और गामा किरणों से निकलने से परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहा जाता है। राइट आंसर है सी, ई और बी उपरोक्त दोनों। इसे सूडीफोजन या वर्ग विस्थापन नियम भी कहा जाता है। इन दोनों नियम से अल्फा, बीटा, गामा किरणों से निकलने के कारण परमाणु संख्या और द्रव्यमान पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अल्फा किरण की प्रकृति किसके समान होती है। हमें पता है रेडियोएक्टिव पदार्थ की नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा किरण की प्रकृति किसके समान होती है। धनात्मक आवेशित कण के समान। अल्फा कण की प्रकृति धनात्मक आवेशित कण के समान होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समान या समकक्ष होती है। अल्फा किरण। अल्फा किरण की प्रकृति धनावेशित कण के समान होती है और यह किरण हीलियम परमाणु के समान होती है। यह अल्फा किरण की प्रकृति किसके समान होती है। हीलियम नाभिक के समकक्ष। नेक्स्ट है, अल्फा किरण है। अल्फा किरण हीलियम आयन के 2 इकाई धनावेशित कण हैं। नेक्स्ट है, अल्फा किरण पर कितना आवेश उपस्थित होता है। अल्फा किरण पर 2 इकाई आवेश उपस्थित होता है और यह हीलियम परमाणु के 2 धनायन आवेश के समान है। नेक्स्ट है, इस किरण की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा किरण की। अल्फा किरण की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है, इससे कम बीटा किरण की और सबसे कम गामा किरण की। नेक्स्ट है, बीटा किरण किससे बनी होती हैं। अल्फा किरण धनावेशित से बनी होती हैं और बीटा किरण ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। नेक्स्ट है,
कौन सा कण इलेक्ट्रॉन के समरूप है? बीटा कण। बीटा कण इलेक्ट्रॉन के समरूप होता है, जबकि अल्फा कण धनावेशित या हीलियम परमाणु के धनायन के समरूप होता है। नेक्स्ट है, बीटा कण किस प्रकार के आवेश का वहन करती हैं? ऋणात्मक। बीटा कण ऋणात्मक आवेश का वहन करती हैं। नेक्स्ट है, समान ऊर्जा की अल्फा कण की तुलना में बीटा कण की विभेदन क्षमता अधिक होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बीटा कण का द्रव्यमान नग्न होने से उसका वेग अधिकतम हो जाता है। बीटा कण कम भारी होती है, इस कारण बीटा कण का वेग अधिकतम होता है, जबकि अल्फा कण अधिक भारी होती है, इस कारण इसका वेग कम होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है? राइट आंसर बी, बीटा कण। बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक का मान +1 बढ़ जाता है, जबकि इसका परमाणु द्रव्यमान बीटा कण के उत्सर्जन से अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारक का निर्माण होता है? बीटा कण। बीटा कण के उत्सर्जन से संभारक या आइसोबार का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, गामा किरण किससे बनी होती है? गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंगें या फोटोन से बनी होती हैं, और गामा किरण का वेग सबसे अधिक होता है। अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों में किसका वेग अधिक होता है? गामा किरण का। इससे कम बीटा और सबसे कम अल्फा कण का। नेक्स्ट है, किस विकिरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा विकिरण की। गामा विकिरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, उससे कम बीटा कण की और सबसे कम अल्फा कण की। नेक्स्ट है, गामा किरण क्या होती हैं? राइट आंसर है सी, रेडियोएक्टिव पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरण। गामा किरण रेडियोएक्टिव पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? गामा किरण की। गामा किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, इससे अधिक बीटा किरण की और सबसे अधिक अल्फा किरण की आयनन क्षमता होती है। नेक्स्ट है, अधिकतम पारगम्य ऊर्जा और अधिकतम ऊर्जा वाली किरण कौन सी है? गामा किरण। गामा किरण अधिकतम पारगम्य ऊर्जा, अधिकतम वेग और अधिकतम वेधन क्षमता वाली तरंग है, जबकि इससे कम ऊर्जा बीटा किरण में और सबसे कम ऊर्जा अल्फा किरण में होती है। नेक्स्ट है, किन किरणों का वेग अधिकतम होता है? गामा किरण का। गामा किरण का वेग अधिकतम होता है और सबसे कम वेग अल्फा किरण का होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी किरण फोटोग्राफिक प्लेट पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है? गामा किरण। गामा किरण फोटोग्राफिक प्लेट पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी किरण चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अविच्छेदित रहती है? गामा किरण। गामा किरण एक उदासीन किरण है, इस कारण यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से अविच्छेदित रहती है। नेक्स्ट है, गामा किरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गामा किरण का वेग सर्वाधिक होता है, यह कथन सत्य है। गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, यह कथन सत्य है। यह फोटोग्राफिक प्लेट पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है, यह कथन भी सत्य है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया था? राइट आंसर डी, पोलिनियम। पोलिनियम रेडियो एक्टिव तत्व है और इसका नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्राकृतिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि थोरियम, यूरेनियम और पोलिनियम प्राकृतिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? राइट आंसर है डी, जर्कोनियम। जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, जबकि एस्टेटिन, ट्राइटियम और फ्रांसियम यह तीनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? राइट आंसर है ए, पानी से बने।
रेडियोधर्मी वस्तुओं को पानी से बने पात्र में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, सबसे पहले रेडियो एक्टिव शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने। नेक्स्ट है, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और भार में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर है इसका राइट आंसर होगा सी, भार में 2 की कमी और परमाणु क्रमांक में 4 की कमी हो जाती है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से भार में 2 की कमी व परमाणु क्रमांक में 4 की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर है, बीटा कण के उत्सर्जन से भार में 1 की वृद्धि और परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव पदार्थ में किस किरण के उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? राइट आंसर है सी, गामा किरण। गामा किरण के उत्सर्जन के समय रेडियो एक्टिव पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर कितनी हो जाएगी? राइट आंसर है सी, अपरिवर्तित रहेगी। यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षरण की दर उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके पदार्थ के प्रकार व नाभिक में परमाणु की संख्या, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या पर आधारित करती है। नेक्स्ट है, परमाणु की आयु, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? राइट आंसर है डी, यूरेनियम डेटिंग विधि से। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का काल निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्म का। जीवाश्म का काल निर्धारण करने के लिए रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए रेडियो एक्टिव की किस विधि का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है ई, कार्बन डेटिंग विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर से। रेडियोधर्मिता का मापन गीगर मूलर काउंटर से करते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान द्रव्यमान और आवेश में परिवर्तन नहीं होता है? राइट आंसर है सी, गामा उत्सर्जन। गामा उत्सर्जन के दौरान द्रव्यमान और आवेश में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग मनुष्य के रक्त में रक्त के प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर है ए, रेडियो सोडियम का। रेडियो सोडियम का प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त के प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने व उसकी ऊर्जा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है सी, अब्रकोष्ठ या क्लाउड चैम्बर का। रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने व उसकी ऊर्जा को मापने के लिए अब्रकोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्रकोष्ठ या क्लाउड चैम्बर का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है C.R.T. विल्सन ने। अब्रकोष्ठ या क्लाउड चैम्बर का आविष्कार C.R.T. विल्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की इकाई क्या है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्यूरी, बैक्यूरेल और रदरफोर्ड है। एक क्यूरी में 3 × 10⁻10 विकिरण की दर होती है, जबकि एक बैक्यूरेल में 1 विकिरण प्रति सेकंड में होता है और एक रदरफोर्ड में 10⁻6 विकिरण प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की थी? राइट आंसर है सी, मैडम क्यूरी ने। वह रदरफोर्ड ने अल्फा, बीटा और गामा किरण की खोज की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।